तो बीजेपी के बाद कल कांग्रेस ने भी लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। बहुत चौंका दिया इस लिस्ट ने सर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नाम था राहुल गांधी का, भूपेश बघेल का नाम था। लेकिन राहुल गांधी का जो नाम था वो अमेठी से नहीं था बल्कि वायनाड से था। और हमने जब बीजेपी की लिस्ट देखी थी सर, तो उसमें बड़े बड़े नाम थे। नरेंद्र मोदी का नाम था, राजनाथ सिंह का नाम था, और वो जहां से लड़ते हैं उनको वहीं से लड़ाया गया था। और स्पष्ट था कि यूपी में जोर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने तो यूपी में जोर ही नहीं दिया, वो तो सीधे साउथ की ओर चले गई। क्या कहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। इस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस का पूरा जोर जो है दक्षिण भारत के राज्यों जी। की तरफ है, क्योंकि वो उनका जो प्रभुत्व जो है दक्षिण भारत की राजनीति पे बना हुआ है। जी। आपने देखा होगा कि उन्होंने पिछले साल जो है केरला कर्नाटक को जीता, जी। कर्नाटक असेंबली जी, हाँ, इलेक्शन हाँ, में, हाँ। और उसके बाद उन्होंने तमिल जो भी दिसंबर में परिणाम आए हैं जी। असेंबली इलेक्शन में, उन्होंने तेलंगाना में भी जीत ली है। हम्म। तो उनको एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और उनका केंद्र भी, उनका जो जी। है मुख्य जो कहते हैं फोकस जो है वो साउथ इंडिया की राजनीति पे ही बना हुआ है। और आपको याद होगा कि उन्होंने एक जो है नैरेटिव भी दिया है जी। कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर भारत में डोमिनेट कर रही है, और हमारा कांग्रेस की डोमिनेंस जो है दक्षिण भारत के राज्यों तो में सर, बना हुआ लेकिन है। जो कांग्रेस का जो मुझे अभी तक जो डेटा, जिस तरीके से उनकी रणनीति नजर आ रही है, जीतने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रही सर। क्योंकि अगर जीतने के लिए चुनाव लड़ रही होती तो उत्तर भारत में मेहनत कर रही होती। अब वो उनका ध्यान दक्षिण में है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टी को, उनको लग गया है कि कहीं ना कहीं इस बार जीत तो मुश्किल है, लेकिन पार्टी को हम दोबारा पुनर्जन्म कर सकते हैं पार्टी नहीं का। नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते जी। हैं, क्योंकि उनकी वो सब एक स्ट्रेटजी के तहत है। जी। स्ट्रेटजी ये है कि जहां पर वो मजबूत हैं उसको पहले पूरी तरह से मजबूत और फुल प्रूफ कर दें। जी। उसी के तहत उन्होंने जो है राहुल गांधी को जो है वायनाड से उतारा। वायनाड से उतारने का दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि वो पारंपरिक सीट, जो उनकी जो सीट है, जी। उससे भाग नहीं रहे हैं। और दूसरा उसका मतलब ये निकलता है कि आपको मैं थोड़ा सा डेटा बता दूं कि वहाँ तकरीबन 50% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। जी। वायनाड उनकी में, सीट पर, वायनाड उनकी सीट पर 50% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। जी। और बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो उसके बाद जो है फर्दर डिवाइडेड है। हिंदू कम्युनिटी मुश्किल से जो है 30% के आसपास है। तो वहां से लड़ने का एक मैसेज ये है, क्योंकि माइनॉरिटीज के बीच में इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी पैठ है। इवन आप उत्तर भारत में भी देखेंगे तो उत्तर भारत में भी समाजवादी पार्टी ने क्यों समझौता किया। समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा नहीं चाहती, और कांग्रेस भी चाहती है कि माइनॉरिटी वोट बैंक, जो कि इन मास, जैसा कि तेलंगाना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, उनको इन मास वोटिंग हुई कांग्रेस की तरफ। तो उस कम से कम उस एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक में वो बिखराव नहीं चाहती है। ये पहला कारण। ये दूसरा कारण ये था उनके लिए। भूपेश बघेल को भी इस बार मैदान में उतारा गया है। तो भूपेश बघेल सर विधानसभा चुनाव में तो कुछ अच्छा खास कर नहीं पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे? वो कुछ कर पाने वाली बात नहीं है जी। वो एक्चुअली वहाँ के सबसे प्रभावशाली नेता हैं जी। और वो जो हाई कमांड है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो उसके करीब है, राहुल गांधी के बहुत करीबी नेता हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया था कि वो लोग जीत जाएंगे वहां पर। तो ऐसे बड़े नेता को, कांग्रेस के बड़े नेता को जो है लोकसभा में लाना, जो कि वो लड़ेंगे तो ज्यादातर उनकी जीत के चांसेस बनते हैं, उनको लाने का दूसरा मतलब है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा में जो है दिखे। इसी तरह आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के सलाहकार और उनके बड़े करीबी हैं जो जयराम रमेश नहीं, वेणुगोपाल। अच्छी जी। वेणुगोपाल साहब जो केरला में, उनको जो अलीपुजा से लड़ाया जा रहा है, जबकि उनका तकरीबन 2 साल जो है राज्यसभा की सीट का टेन्योर अभी बाकी था। वो राजस्थान से आते थे। राजस्थान अब तो ये तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला था कि हम 50 साल से कम वाले नेताओं को मौका दे रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो सब जो वहाँ बुजुर्गों को मौका देती है, युवाओं को मौका नहीं देती है, जो आरोप लगाया था उन्होंने अपने भाषण में, कल मैं लास्ट में सुन रहा था। तो ये कहीं ना कहीं तो ये इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। नहीं, इस लिस्ट में तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पे कहा था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 80 साल से ऊपर के हैं जी। और जो है 80 साल का ऊपर का नेता जो है, पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो है, और वो कितनी भाग दौड़ कर पाएगा जी। तो उसके साथ जो एजिलिटी और जो दौड़ भाग होती है शीर्ष नेतृत्व के साथ में, जिसको पूरा तरह बखूबी जो है बीजेपी में उस तरह के नेता हैं जो कि एजाइल हैं जी। 80 साल की उम्र के भाग सकते हैं। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जो भाग सकते हैं। उस तरह से एजाइल और भागते दौड़ते नजर आते हैं जी। उनके पास तो दूसरे ढंग की ऊर्जा है। लेकिन हाँ, हम लोग फिर से आ रहे हैं। तो वेणुगोपाल साहब को केरला से लड़ाने का ये मतलब है कि जो राज्यसभा में बड़े नेता थे उनको फील्ड में लाया जाए, ताकि वो जीत के आवे
ये भी कांग्रेस मैसेज देना हाँ, चाह रही हाँ, है ताकि वो लोकसभा में जो है पार्टी का पुरजोर तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल सर। अब आते हैं सर बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी पर सबकी नजरें इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, ऐसा था क्योंकि नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता था, इस प्रकार की खबरें आ रही थी। लेकिन कल की जो बातचीत थी उससे तो लग नहीं रहा है कि ये गठबंधन होगा। वो गठबंधन अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं जी लेकिन इस समय जो परिस्थितियां उसमें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। जी वो इसलिए क्योंकि लोकसभा तो नहीं जी लेकिन जो वहां पर पेंच फंस गया लोकसभा में, वो मेजॉरिटी सीट देने को तैयार थे जी बीजेडी। लेकिन जो 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 असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में पेंच फंस गया है क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि वो जो 2000 और 2009 के बीच का जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था सर, बताइए जरा। वो फार्मूला ये था कि बीजेपी जो है कम सीट यानी 63 सीट पे लड़ी थी और तकरीबन 84 सीट पे जो है बीजेडी लड़ी थी, बीजू जनता दल। बीजेडी जनता दल जो है वो यानी बड़े भाई के रोल में जी। और बीजेपी को उन्होंने कम सीट दिया था और उन्होंने 84 सीट जो है बीजेडी ने लिया था। लेकिन इस बार का जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें चूंकि 3 बार का टेन्योर पूरा हो गया है और अभी भी जो बीजेडी के जो मुख्यमंत्री हैं वो पटनायक साहब वो अभी भी उसी तरह से शक्तिशाली दिख रहे हैं। तो पार्टी बीजेडी कह रही है कि हम 100 सीट से, 147 सीट है वहाँ असेंबली में, वो कह रहे हैं कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे और बीजेपी को जो है सिर्फ हम 47 सीट देंगे। तो यहीं पर मामला फंस गया है, जिसकी वजह से फिलहाल लग रहा है कि वो लोग जो है दोनों पार्टियां अभी फिलहाल तो लग रहा है कि फिलहाल गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन संभावना है कि लोकसभा चुनाव आने तक अभी तो आचार संहिता लगने में भी काफी समय है, हो सकता है कि 10-20 दिन में ये लगे। लेकिन 10 दिन में तो जिस तरीके से अमित शाह बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं तो लग रहा है कि वो बहुत कुछ नया करने वाले हैं सर चुनाव तक। क्योंकि वो जो है अमित शाह इस समय लगातार अमित शाह, और आप ध्यान दें कि सर एक सवाल मेरा इसमें ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा हैं, लेकिन जहां भी गठबंधन की बात आ रही है वहां पर अमित शाह ही क्यों आगे हैं? देखिए इसमें कई फ्रंट पे चल रहा है काम। जिस आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कल से जो है आज सुबह तक जो है वो असम में थे, काजीरंगा में सुबह दिखे, उसके बाद अरुणाचल चले गए, उसके बाद वो जो वेस्ट बंगाल में आ गए। तो इस ढंग से वो एक जो छोर पकड़े हुए नेतृत्व का, और दूसरे फ्रंट पे जो बड़ा नेता है वो नेगोशिएशन कर रहा है, और उसके बाद जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो किसी तीसरे मोर्चे पर लगे हुए हैं, वो टिकट के मोर्चे पर लगे हुए हैं, वो दूसरे ढंग पे काम कर रहे हैं। तो जो सम्मिलित नेतृत्व होता है, बिल्कुल जो पार्टी एक टीम के रूप में काम करती है, तो वर्क्स आर डिवाइडेड। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की तिगड़ी जो है सर वो पूरा लगा हुआ है कि इस बार 400 पार करना ही है। तो पार्टी जब एक टीम के रूप में काम करती है तभी जो है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम लोग भी काम में करते हैं। सभी एक ही व्यक्ति सब कुछ काम नहीं कर सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, दूसरे फ्रंट पे किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा। इस तरह से ही हम लोग सम्मिलित रूप से काम, मतलब पार्टियां जो है काम करती हैं और तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। और ये जो गोल आपने 400 पार का बताया, 400 पार का गोल जो है इतना सहज नहीं है, और साथ में ये भी कि चैलेंज ये है कि आपको जो उत्तर भारत में आप मैक्सिमम जीत चुके हैं और साउथ इंडिया में आपको एक्सपैंड करना है, तो ये चैलेंज में आपको मैं तो कहूँगा कि दिन रात और चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट का, क्योंकि पहली लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे थे जो पहले भी चुनाव लड़े थे, बहुत ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा उतारा गया था, जो सांसद हैं दोबारा मौका मिला था, टिकट बहुत कम लोगों के कटे, दिल्ली को छोड़ के और प्रदेशों में तो लगभग टिकट नहीं कटे। लेकिन दूसरी लिस्ट चौंका सकती है क्योंकि इसमें नाम, कई बड़े नाम होंगे सर, जैसे हम यूपी से बृजभूषण सिंह की बात कर रहे थे, वरुण मेनका की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो इंतजार सर रहेगा दूसरी लिस्ट का। दूसरी लिस्ट में जो है बहुत क्रूशल सीट जहां पर पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि वहां पर हम किसी व्यक्ति को उतारेंगे तो जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, और क्रूशल सीट पे वो समझौता नहीं करना चाहती है, इसलिए थोड़ा बहुत वो सोच विचार देर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इंतजार है दूसरी लिस्ट का, आप भी इंतजार कीजिए। और आज जो हमने जिस बातचीत की, उड़ीसा की बातचीत की, कांग्रेस की लिस्ट की बातचीत की, उसे लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट कर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और रोजाना हम लगातार आपके साथ ये प्रोग्राम लाते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए India.com। बहुत बहुत शुक्रिया।